नमस्कार दर्शकों, बाबा रामदास जी के चैनल बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी पर आप सबका स्वागत। आज हमारे साथ श्री बाबा रामदास जी बरेली से। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। जय श्री राम। जय हो, जय श्री राम। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बाबा जी, बरेली में आप स्वयं में बड़ा सुखद होता है देखना आपको कि आप कुंदरकी भी पहुंच जाते हैं, विशुद्ध मुसलमान क्षेत्र जहां पर भाजपा जीती, और ये बात आपने पहली बार बताई। बिहार पहुंच गए, उन इलाकों में जहाँ चुनाव होने वाला है, बड़ा संवेदनशील इलाके हैं। महाराष्ट्र में मालेगांव पहुंच गए, और अब जब बरेली में इतनी घटनाएं, दंगा उंगा हो रहा है और जो भी है रुक गया, खैर योगी राज है, पर आप स्वयं जमीन रोड पहुंच जाते हैं, बड़ा सुखद होता है देखना। पर ये वीडियो अभी तारीफ के लिए बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो आपसे कुछ ज्ञान लेने के लिए है, कुछ अतिरिक्त ज्ञान, चूंकि आप बरेली में हैं। तो बुलडोजर चल रहा है, ठीक है, वो तो एक टेम्पलेट हो गया है। बड़ा मशक्कत लगता है उसमें, मौलाना तकी रजा और उसके पूरे साम्राज्य पर बाबा जी एक बात बताइए, बुलडोजर देखते हम लोग चल गया, वाह तोड़ दिया, बहुत बढ़िया, पर ऐसी नौबत आती ही क्यों? ये अवैध बनाता तो मौलाना है, बनवाता कौन बाबा जी? सर देखिए, ये जो मौलाना है ना, ये अपने आप को बरेली का मालिक समझता था। और जैसे योगी जी ने एक बार विधानसभा में भी कहा था ना, जैसे योगी जी ने एक निकाला है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। भाई वो इंडस्ट्री, कॉमर्स, प्रदेश की इकोनॉमी बिल्ड कर रहे हैं, तो उनका थीम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। सर इससे पहले जो भी सरकारें रही, सपा बसपा से भी पहले कांग्रेस तक चले जाइए, तो सपा बसपा और कांग्रेस ने जो इकोसिस्टम यूपी में बनाया, उसमें बनाया 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। और माफिया जो था वो अलग अलग किस्म का था। मतलब शिक्षा माफिया अलग है, लैंड माफिया अलग है, माइनिंग माफिया अलग है, डकैती, चोरी, अपहरण उद्योग का माफिया अलग है। तो ये थे सब सबसे बड़े लैंड माफिया। ये जो तौकीर रजा थे ना, बरेली में आके मुझे पता चला कि ये व्यक्ति बरेली का सबसे बड़ा लैंड माफिया है। अच्छा, इसकी ताकत क्या थी? इसकी ताकत है, इसको ये गुमान था कि मैं अपनी एक आवाज पे लाखों आदमी सड़क पे उतार सकता हूं। और अपनी इसी ब्लैकमेलिंग से, इसी जो ये इनकी जो न्यूसेंस वैल्यू है, ये कहते थे कि हमको किसी की औकात नहीं है कि कोई हाथ लगा के दिखा दे, हमको हाथ लगाने वाला पैदा नहीं हुआ। अच्छा सर, बात यह ना कि जब मुख्यमंत्री जिस आदमी से थर थर कांपते हो, मायावती के जमाने में एक बार बरेली में दंगा हुआ, तो इसको पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया। सर पूरी गवर्नमेंट हिल गई थी, मायावती ने कहा ये क्या कर दिया? तो सर मुसलमानों का वोट लेना है। तो सर 3 दिन के अंदर इसको बाइज्जत छोड़ दिया गया, जमानत दे दी गई। जिस पुलिस एसएसपी ने इसको उठा के बंद किया था, उसका तुरंत ट्रांसफर हुआ, और इसको जेल में रिसीव करने उस वक्त मायावती कैबिनेट का सबसे रसूखदार, सबसे बड़ा मंत्री वो नसीमुद्दीन हुआ करता था, वो इसको जेल से रिसीव करने गया था। ये तो थी मायावती की, जबकि मायावती एक सख्त, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर, एक सख्त मुख्यमंत्री मानी जाती थी। मायावती के जमाने में इसका ये रसूख था। उसके बाद आया मुलायम सिंह का जमाना। अब आप मुलायम सिंह को तो आप जानते हैं, वो तो पलता ही माफियाओं के, उसकी तो पूरी राजनीति ही माफियाओं के बल पे है। तो साहब उसने तो इसको रक्षा राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया, लाल बत्ती। और लोग बताते हैं कि जैसे रामपुर में पैरेलल गवर्नमेंट, पैरेलल सत्ता का केंद्र
आजम खान हुआ करता था, उसी तरह बरेली में ये सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र था। इसके बिना इस पूरे रीजन में पत्ता तक नहीं हिलता था। तो इसको सर यही गलतफहमी थी। अच्छा, राहुल गांधी जो टोल किट लेके आए हैं कि पेट्रोल छिड़क दिया है, पूरे देश में केरोसिन छिड़क दिया है, सिर्फ तीली लगाने की बात है, तो यही लोग तो हैं केरोसिन। पर सर इस पूरे प्रकरण में एक बात स्पष्ट हो गई है कि मोदी योगी ने राहुल गांधी की पूरी टूल किट फेल कर दी है। किसान आंदोलन मोदी योगी ने फ्लॉप कर दिया। जेन जी ने खुद जो है रिजल्ट दे दिया इस साल। इनको ले दे के एक ही सहारा बचा था सर, कि किसी तरह मुसलमान सड़कों पे उतर आए। आप देखिए, मुसलमान पिछले कई सालों से चुपचाप जैसे गुमसुम सा बैठा हुआ है। तो सब लोग कह रहे थे अगर मुसलमान सड़क पे उतर क्यों नहीं रहा, सड़क पे उतर क्यों नहीं रहा। तो जब ये वक्फ बोर्ड वाला पूरा मामला आया था, तो आपको ध्यान होगा इन्होंने कहा था कि नहीं, अब मुसलमान घर में नहीं बैठेगा, अब मुसलमान सड़कों पे उतर जाएगा। तो सर इनकी प्लानिंग जो इस बार जो थी, पूरे भारत के मुसलमानों को सड़क पर उतारने की थी। और वो बाबा ने वो पूरी की पूरी प्लानिंग सर पूरा सिर्फ 120 मिनट का ऑपरेशन था बरेली में। 120 मिनट में बरेली पूरी तरह शांत हो चुकी थी। और आज मैं पूरे बरेली में आप देख लीजिए, कहीं कोई झंडा, बैनर, पोस्टर, कोई स्टिकर, कोई बात, कोई नाम तक लेने को तैयार नहीं। आप किसी से पूछ लीजिए, भैया वो क्या बात, मैंने कहा, मैंने एक ऐसे लड़के से पूछ लिया, मैंने कहा क्या बात, वो आपने वो आई लव मोहम्मद का स्टिकर नहीं लगा रखा? बोला नहीं यार, किसी ने नहीं लगा। मैंने कहा वो तौकीर रजा तो कह रहे थे कि सब लोग लगाएंगे। बोले अरे तौकीर रजा को पूछता कौन है। सर एक बात बताइए सर बाबा, बरेली के मुसलमानों ने तौकीर रजा को डिसोन कर दिया। सर छिपकली की कटी पूंछ के तो मास्टर हैं ये लोग। पूंछ छोड़ के भाग जाने के बहुत तगड़े मास्टर हैं। जैसे मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, 30 मिनट में निपटा दिया। आप कह रहे हैं कि बाबा जी का ऑपरेशन तंदूर जो है उसने 120 मिनट लिए, ऐसा? जी। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, मुसलमान तो जो कर रहा है वो कर रहा है, जब उसके मन की सरकार आ जाती है वो कब्जा कर लेता है, सब कुछ कर लेता है। फिर एक योगी जैसा अद्भुत विलक्षण इंसान आता है जो लगते हैं और जिनके फंडे क्लियर है, और मुसलमान तो बनाता रहता है, अपना बनाता रहता है। योगी राज में क्या कर रहा है? योगी जी क्या कह रहे हैं कि चुपचाप बैठे रहो, बदतमीजी मत करो, बदतमीजी करोगे तब तोड़े जाओगे। तो इनकी तो अवैध जमीनें, अवैध चीजें लगातार हैं, और इस अवैध व्यापार में क्या सिर्फ मुसलमान का ही हिस्सा है? ये अगर जो नगर निगम आज तोड़ रहा है, या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा, कोई होगा जो तोड़ रहा है, ये सब तो उसकी आंख के सामने हुआ होगा, बना होगा। ये जो किराया जाता है, इसका हाउस टैक्स, इसका नगर निगम टैक्स, कुछ भी होगा, ये तो वो भी लेता होगा। सर देखिए, सीधी सी बात है, ये सारा खेल है राजनीतिक इच्छा शक्ति का। जब सरकारों ने हर जिले में एक माफिया पैदा किया है, जानबूझ के पैदा किया है, होने दिया है पैदा, और उसको पाल पोस के बड़ा किया है। जब तक सरकार में इच्छा शक्ति नहीं होगी, कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिर एक बात बताइए ना, यही पुलिस थी, कांग्रेस के जमाने में भी यही पुलिस थी, मुलायम सिंह के जमाने में भी यही पुलिस थी, फिर माननीय कल्याण सिंह जी आए तब भी यही पुलिस थी। उन्होंने कोई नई पुलिस भर्ती की थी? सर इसी पुलिस ने पूरी यूपी तब 2-2.5 साल में शुद्ध कर दी थी। अच्छा, बाबा जी आए, यही पुलिस है। तो सर बात यह ना कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जो एडमिनिस्ट्रेटर, योगी जी जैसा एडमिनिस्ट्रेटर ऊपर बैठा है, उन्होंने पूरा सिस्टम टाइट कर दिया। पहले सर सिस्टम इतना नकारा था, और नकारा हुआ था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के कारण। तो जिला प्रशासन तो
चाह जाए, अगर ऊपर से उसको इशारा मिल जाए तो वो तो किसी को सांस नहीं लेने देता। आज आप पूरे यूपी में जोर से खांस के दिखा दो, क्यों? क्योंकि योगी जी हैं। सर मैं एक दावे से एक बात कहता हूं, आज आप योगी जी को हटा के कोई सपाई मुख्यमंत्री, कोई अखिलेश यादव वापस मुख्यमंत्री बना दीजिए, 1 घंटे के अंदर सब कुछ ना बदल जाए तो 1 घंटा लगेगा। तो सर बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये जो भी चेंज आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ योगी, उत्तर प्रदेश में जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ योगी जी के कारण है। योगी जी जिस क्षण नहीं रहेंगे उस क्षण ये सब कुछ नहीं रहेगा। वापस पुनः वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन, पुनर्मूषको भव। जी राजनीतिक नेतृत्व को एक बार मैं साइड करता हूँ। मैं कह रहा हूँ ये सरकारी तंत्र तो रहता है, अधिकारी तो वही रहते हैं। ये क्यों मुसलमानों के इस विचार में, इस दुस्साहस में उसके भागी हो जाते हैं? इनको क्या मिलता है? जो आप कह रहे हैं कि यही सरकारी तंत्र ठीक है, ऊपर से मुलायम नहीं होगा, मानो भाजपा का कोई भी होगा। आज योगी राज तो चल रहा है सर 8 साल से। तब भी किसी ने क्यों नहीं, या लोकल नेताओं ने क्यों नहीं एक लिस्ट बनाई कि सर यहाँ 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 ये अवैध कब्जा कर रखा है इन लोगों ने और कृपया उसको तोड़वाया जाए? इनके सड़क पे आने की इंतजार क्यों किया जाता है? सबके पास हर जिले में एक लिस्ट तो होगी, एक नोटिस तो भेज रखी होगी इन्होंने सबको कि आपका ये अवैध है। तो ये प्रक्रिया अभी से क्यों ना शुरू कर दी जाए बिना इनके सड़क पे आए हुए? ये सरकारी तंत्र ये क्यों ये अवैध होने देता है, बनने देता है? मैं तो ये भी जानना चाहता हूँ। अगर योगी जी न रहे तो ये सरकारी तंत्र तो हिंदुओं को बेच देगा। नहीं मैं नहीं एक सर, उदाहरण ऋषि देना मैं, चाहता हूँ सर, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी मेरी कुछ जी मुलाकात हुई, बातचीत में पता चला मुझे, एक जो मैं मानसिकता की बात कर रहा हूँ, एक सरकारी अधिकारी बीमार हो गए, फीवर वीवर हो गया, नॉर्मल बीमारी हुई। उनका यह कहना है कि ये बीमारियां कोविड के बाद ज्यादा बढ़ी हैं, कोविड के बाद मतलब वैक्सीन लेने के बाद ज्यादा हुआ है। तो वैक्सीन से जो है ये बीमारियां बढ़ी हैं, और वैक्सीन जो है सरकार ने पूंजीवादी व्यवस्था को, कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वैक्सीन लगवाई है। और उसके बाद देखिए नुकसान, देखिए आप कहते हैं बुखार हो जा रहा है तो बुखार नहीं खत्म हो रहा, 3 4 दिन 5 दिन 10 दिन। सर सरकारी अधिकारी को बुखार हो जा रहा है तो उसका वो लानत जो है कह देता है कि मोदी सरकार की पूंजीवादी व्यवस्था इसके लिए दोषी है। कुछ ये सोच है, और ये बहुत प्रोमिनेंट सोच है सर। आप कुछ कह रहे थे, क्या इलाज है? इन लोगों को मुसलमानों के अतिक्रमण से कोई तकलीफ नहीं होती है। सर मेरी बात सुनिए, ये जो पूरा भ्रष्ट तंत्र है ये सब एक वेल ऑयल्ड मशीनरी के तहत काम करता है, कि वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह काम करता है, और ये सब लोग इस पूरे भ्रष्टाचार से लाभान्वित होते हैं, और इन सब की मिली भगत से, इनकी सहमति से ही सारे काम होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे एक बात बताइए ना, 8 साल से तो योगी जी है की सरकार है ना, प्रदेश में 8 साल हो गए ना, 8 साल से ये क्यों चुप बैठा था जिला प्रशासन? आखिर अभी क्यों तौकीर रजा के पूरे नेटवर्क पे बुलडोजर चलाने की बातें हो रही हैं? 8 साल पहले ये काम क्यों नहीं हो गया? तो स्टेट देखिए, कोई भी सरकार प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं चाहती है, और मुसलमानों का जो सबसे बड़ा एक फैक्टर रहा है देश में, दुनिया में, कि इनकी न्यूसेंस वैल्यू बहुत हाई है। ये दुनिया को डरा के रखते हैं कि हम जहां चाहेंगे वहां न्यूसेंस फैला देंगे। सर अब धीरे धीरे वो मिथ भी टूटा है, बरेली में वो मिथ भी टूटा है कि तुम्हारी न्यूसेंस वैल्यू भी 0 है, जिस दिन चाहेंगे तुमको 4 डंडा मार के हम तुम्हारी सारी न्यूसेंस तुम्हारे पिछवाड़े से निकाल देंगे। पर सर बात यह है कि सरकारें किसी भी तरीके से, उनका एक है कि स्टेटस को बना रहे पहली बात, और शांति बनी रहे। जो अब तक जो हुआ सो हुआ,
आगे कोई लॉ एंड ऑर्डर, अच्छा मैं आज भी बता रहा हूं, आज अगर बरेली में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मौलाना तौकीर रजा ने ना पैदा की होती तो इस बार भी कुछ नहीं होना था, ये आगे इसी तरह चलता रहता। सर बरेली में जो सिविल लाइंस एरिया है, जो कि हर शहर का सबसे पॉश इलाका होता है, द कॉस्टलीस्ट, सर वहां पे पहलवान की मजार है, उसके अगल बगल नगर निगम की खाली जमीन थी। फिर मुझे यहाँ के एक प्रोमिनेंट हिंदू नेता ने, उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, बड़ी अच्छी एक बात बताई कि सर ये मस्जिद, मजार और मदरसा, ये 3 M जो हैं, ये लैंड माफिया के सबसे बड़े हथियार हैं। इनमें होता क्या है, आप दुनिया की कोई मस्जिद उठा के देख लीजिए, मस्जिद की 4 दीवारी पर आपको 10, 20, 50, 100 दुकान मिलेगी, मजार में 100 दुकान मिलेगी, मदरसे में अगल बगल 100 दुकान मिलेगी। सरकारी जमीन पर कब्जा करो, थोड़े से पोर्शन में मस्जिद, मजार और मदरसा बनाओ, अगल बगल दुकान बनाओ, और उस दुकान की मलाई कौन खाता है? वही लैंड माफिया और इंतजामिया कमेटी। इंतजामिया कमेटी कौन होती है, उसमें कौन लोग होते हैं? यही तौकीर रजा जैसे लोगों के गुर्गे गुंडे। तो सर अच्छा, मजार मस्जिद बनेगी कहां? थोड़ी सी जमीन वो जानबूझ के देखी जाती है कि कहां पर गवर्नमेंट लैंड, फॉरेस्ट लैंड, नदी नाला, नुजूल, इस प्रकार की जमीनें उपलब्ध है, उसी के बगल में थोड़ी सी जमीन लेके वहां से बनाना शुरू करो और धीरे धीरे सरकारी पूरी जमीन पे इंक्रोच कर लो और वहां 150 दुकानें बना। सर मस्जिद बनाने का उद्देश्य ही वहां पर दुकान बनाना है, समझ देखिए क्या, और मॉडल ऑपरेंडी देख लीजिए। तो पहलवान की बाजार पे 74 दुकान सिविल लाइंस में, कितना बड़ा रेवेन्यू सोर्स है सर। अच्छा, जिस आदमी को 50 लाख रुपया महीना किराया आ रहा है, ऐसी उसकी पता नहीं कितनी प्रॉपर्टीज हैं, हजारों प्रॉपर्टीज हैं बरेली के अंदर, सब अतिक्रमण, सब नाजायज। तो सर कल किसी अधिकारी को 150 रुपया या 1000, 2000, 5000, लाख, 2 लाख, 5 लाख देख के उसका मुंह बंद करना है तो कितनी बड़ी बात है। और अधिकारियों की औकात क्या है, आप मुझे बताइए, सरकारी अधिकारी कितने रुपए में बिक जाता है? तो किसी भी थाने को 2000 रुपए महीने में आप खरीद सकते हैं, 2000 रुपए महीने से ज्यादा की इनकी औकात ही नहीं होती किसी छोटे उससे। सर ऐसा न कहें, इतना नहीं, नहीं, ये तो इतने महीना बुरे हाल वसूलते हैं, नहीं है। ऐसे ही 14 लाख करके वसूलते हैं। हाँ वो है सर कि हम लोग जी। सर हॉस्टल में थे तो क्या होता था कि खाने की थालियां लगती थी, तो ठीक है, कई बार बूंदी मिलती थी, तो दाजू लोग हम लोग के वहां पहुंचने से पहले ही हर प्लेट में थोड़ी थोड़ी बूंदी रख देते थे। तो ये दो लड़के होशियार होते थे, हर प्लेट से एक एक दो दो बूंदी का दाना उठा लेते, और 50 बच्चों के प्लेट से अगर आपने दो दो दाने उठा लिए हैं तो 100 अपना बूंदी एकदम अपना प्लेट भर जाता था मस्त, हम्म। किसी को हवा भी नहीं लगती थी। और तो ये मेरे ख्याल से जो आप बता रहे हैं वही प्रक्रिया है शायद। तो ठीक है, अब योगी जी हैं समाधान दे रहे हैं, पर एक आखिरी सवाल के साथ मैं चर्चा का समापन करना चाहूंगा। हम हिंदू बुलडोजर चलता हुआ देख रहे हैं, हमें लगता है यह न्याय है, पर क्या इतना पर्याप्त है? हिंदू आगे और क्या करेंगे सर? मान लीजिए हिंदुओं को ये बोध हो गया कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, ये सेकुलर नहीं है, ये लोग कब्जा कर रहे हैं, ये आगे और कब्जा ना करें, हम क्या कर सकते हैं? हमारे मंदिरों, हम क्यों नहीं अपने मंदिर बना सकते हैं? हम क्यों नहीं उसके आसपास
बाजार खड़े कर सकते हैं, हम क्यों नहीं ये कार्य कर सकते सर। मैं भी मिर्जापुर में था, विंध्याचल देवी के दर्शन करने गया, और उसके आसपास एक मतलब हार्डली 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर एक दरगाह और मजार खड़ी, मंदिर विंध्याचल देवी जैसे पुण्य स्थान के बगल, प्रसिद्ध स्थान के बगल दरगाह खड़ी, वहां 4-5 मुसलमान है, बकरा पाल रहे, मुर्गा पाल रहे, ये चल रहा है। जबकि अभी अभी विंध्याचल देवी का भी जीर्णोद्धार हुआ, कॉरिडोर बना, बड़ा सुंदर कर दिया है उसको भी, पर यह है क्या कर सकते हैं। तो क्यों नहीं हम फैल रहे हैं सर, ये तो फैल रहे हैं, हम क्यों नहीं फैल। सर उसका एक कारण है सर, ये जो इनका जो मजहब है ना, ये पूरी दुनिया में ऐसे ही लैंड जिहाद करने के लिए ही डिजाइन किया गया सर। ये जो जितना भी कुछ करते हैं ना, उसका अल्टीमेट मकसद होता है जमीन कब्जा करना। आप इस्लाम के किसी भी कुछ भी कोई भी इनके मॉडस ऑपरेंडी उठा के देख लीजिए, इनका जो फाइनल उद्देश्य होगा वो जमीन कब्जा करना होगा। तो सर अच्छा, हमारे यहां हम तो ये मानते हैं कि भाई जमीन जो है वो किसी की एक की हो ही नहीं सकती कभी, ये एक चलायमान ऐसी चीज है, ये अपना स्वामित्व हमेशा बदलती रहती है। इसलिए हमारे यहाँ कभी जमीन कब्जा करने के लिए बहुत ज्यादा होड़ नहीं रही है हिंदुओं में। सर इस्लाम का तो मूल मूल मंत्र है कि दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाओ और वहां की जमीन पे कब्जा करो। सर जो भारत का जो विभाजन था ये क्या था, ये जमीन पे कब्जे की लड़ाई थी। बड़ी बात है, लोग इस नजरिए से नहीं देखते। तो सर हिंदू कभी भी इस नजरिए से देखता ही नहीं है जी। पर सर एक बात है कि चलिए जब तक योगी जी हैं तब तक तो मुझे आशा की किरण नजर आती है। पर मुझे पता है आज आप किसी भी मुसलमान से बात करिए या मुसलमानों के अंदर घुस के देखिए तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं। जो समझदार मुसलमान है वो नए लड़कों को एक ही बात समझाता है, सब्र 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 करो सब्र करो, क्या आएगा, हमारा भी समय आएगा, तब तक शांत रहो। आज जो ये शांत बैठे हैं, ये सब्र करके बैठे हैं, जैसे ही मौका आएगा ये फिर सिर उठाएंगे। और वो मौका होगा सबसे पहला, वो इस इंतजार में बैठे हैं कि कभी तो योगी कितने दिन रहेगा, मोदी कितने दिन रहेगा, कभी तो जाएगा, जिस दिन जाएगा उस दिन देख लेंगे। सर जाहिर सी बात है, आप सही कह रहे हैं। ये मैं तो देखता हूँ सबसे ज्यादा यदि बुलडोजर चलने की आवश्यकता है तो महाराष्ट्र में। भाई यूपी में तो माफिया थे लोग, महाराष्ट्र में तो अंडरवर्ल्ड वाले थे, उनकी भी तो प्रॉपर्टी होगी, उनका भी तो आर्थिक साम्राज्य होगा। अब बंबई को देखिए तो लगता है कि अवैध ही बसी हुई है मुंबई जो है पूरी तरीके से। तो वहां क्यों नहीं चलता है, वहां क्यों नहीं बुलडोजर चलाए जाते हैं, भाई एक अलग कहानी है। तो वही योगी जी ही हैं, विलक्षण हैं, जो अपनी खोई हुई भूमि को वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं। बाकी ये फंडा कि भूमि चली गई उनकी ही हो गई, ये तो हमारे ज्यादातर लोगों में दिख ही नहीं रहा है। सही कह रहे हैं। ठीक है बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बरेली पहुंचकर वहाँ की गूढ़ जानकारी, वहाँ का एक अपने अनुभव हमसे साझा किए। और आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और आप यही आशा है। और हमें अपनी पीड़ा से, अपनी जानकारियों से साझा करते रहे। कुछ पीड़ा आपके दिल में रही होगी तभी आप सीधे बरेली पहुंचे, देखने समझने की है क्या सी। और इस चीज को आपने पहली बार देखा कि अभी आधे घंटे में वहाँ के लोगों से बातचीत करके जो आपने हमें साझा किया, इसके लिए आपको साधुवाद। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी। दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक जय करें, श्री शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।